जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह संयोजक राघव चड्ढा जी का, जो कि बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं पंजाब में चुनाव प्रचार करने में। लेकिन सबसे पहले राघव जी, शुरुआत इसी से करते हैं कि आपका दिन और रात, आपके दिन रात आजकल कहाँ गुजरते हैं? हफ्ते में कितने दिन आप पंजाब में रहते हैं? हफ्ते में कितने दिन दिल्ली में पाए जाते हैं? क्योंकि ये लोग तो आपको बाहरी घोषित करने में लगे हुए हैं। कहीं ये तो नहीं होगा पंजाब चुनाव के बाद कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, चुनाव बीत जाएगा घर को लौट जाओगे? देखिए, आज मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था जो उन्होंने इस मंच पे इंडिया न्यूज़ को दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग बाहरी हैं, ना इनका नानका पंजाब का, ना इनका दादका पंजाब का, ये तो बाहर के लोग हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूँ, चन्नी साहब, मेरा नानका भी यहाँ का है, मेरा दादका भी यहाँ का है। मेरे घर आए चाय पे, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। पूरे पंजाब में, पूरी पंजाब की आवाम बेशुमार मोहब्बत करती है अरविंद केजरीवाल से, विश्वास करती है अरविंद केजरीवाल जी में, और वो अरविंद केजरीवाल जी को भारी भारी बोलकर कहते हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहूंगा, चन्नी साहब, पूरी पंजाब की जनता पंजाब में केजरीवाल सरकार चाहती है। आप मुद्दों की बात करिए, प्रोपेगेंडा बंद करिए, और पूरी पंजाब की आवाम एकजुट होकर इस बार एक मौका केजरीवाल नु का स्लोगन के तहत झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पंजाब में बनाएगी। चन्नी साहब को कहाँ हमारा नानका है, कहाँ हमारा दादका है, वो भी हम उन्हें दिखाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, चन्नी साहब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो असल प्रभाव है जनता पर वो चुनाव के परिणामों में झलकता है। 2014 में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम रहे और उससे एक उम्मीद की किरण जगी। उसके बाद 2017 और 19 में उतना अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का नहीं रहा। अब इस बार जोर शोर से अरविंद केजरीवाल और आप भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चूंकि यूथ लीडर के तौर पर दिल्ली में भी आपकी पहचान है, यहाँ पर भी आप युवाओं से जुड़े हुए मसले उठा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण 3 मुद्दे अगर मैं आपसे पूछूं पंजाब के युवाओं के लिए, तो आप क्या मानकर चल रहे हैं डिलीवर करने के? मैं एक मुद्दों पे आने से पहले, जो आपने कहा कि 2014 में हमारी एक पंजाब में परफॉर्मेंस रही, फिर 17 में रही, 19 में रही, मैं आपको बता दूं कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार पे बढ़ने वाली पार्टी, ग्रो करने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। हम पहली बार जब पंजाब में हमने इलेक्शन लड़ा, जब हमें कोई नहीं जानता था, तो हमें 13 में से 4 सीटें पंजाब की जनता ने दी। झाड़ू पे विश्वास किया, केजरीवाल पे विश्वास किया। 2017 में हम पहली बार पंजाब विधानसभा का इलेक्शन लड़े 117 सीटों पे। उस इलेक्शन में मुख्य विपक्ष, प्रिंसिपल ऑपोजिशन की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को दी। 100-150 साल पुरानी अकाली दल को खदेड़ कर 3rd नंबर पे रखा और दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। इससे फास्ट ग्रोथ किसी पार्टी की आज तक नहीं हुई। हम देखते हैं कि बीजेपी की पूरे देश भर में सरकार है। बीजेपी को अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे थे, और वो भी तब जब उनके पास बीते 40-50 साल का जनसंघ का इतिहास था, जनसंघ की मशीनरी थी। उनको अपने 2 MP बनाने में 5 साल लग गए थे। हम तो पहली बार ही 4 MP जीत गए, 2 साल में ही हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन गए। अब 2022 में हम सरकार बनाएंगे। और जहां तक युवाओं की मुद्दों की आपने बात करी, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है पंजाब का जो है वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आज पंजाब के हर पिंड से युवाओं को मजबूरन पंजाब छोड़कर, देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि हमारे द्वाबे के इलाके के खास तौर पे इतने सारे पिंड है जहां युवा नजर ही नहीं आते। कई युवा ड्रग्स से पीड़ित होकर मर गए, और कई युवा देश छोड़कर दूर किसी दुनिया के किसी कोने में पड़े मजदूरी करते हैं। आज हमारे युवाओं को काउंटर क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर, सिद्धू साहब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर के। वो कहते हैं कि दिल्ली आप देखते नहीं हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ने 2017 में एक नारा दिया था, कैप्टन ने सौं चुकी, घर घर नौकरी पक्की, और एक जॉब कार्ड लोगों को दिए थे कि भाई आप फॉर्म भरो, ये जॉब कार्ड रखो, कैप्टन साहब की कांग्रेस की सरकार आ रही है और आपको हम नौकरी देंगे। उस घर घर नौकरी पक्की
कांग्रेस के प्रॉमिस का, वादा का सबसे ज्यादा प्रचार अगर पूरे पंजाब में घूम घूम के किसी आदमी ने किया था, उस आदमी का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि क्या हुआ उस नौकरी का। 4 नौकरियां इस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी हैं। एक अपने एमएलए के बेटे को, एक अपने एमपी के भतीजे को, एक अपने एमएलए के नेफ्यू को, और एक डिप्टी सीएम के दामाद को। 4 नौकरियां सिर्फ दी हैं। पंजाब की 3 करोड़ आबादी लगभग आज नौकरी मांगती है इनसे कि हमें नौकरी दे दो। वो कह रहे हैं दिल्ली में आपने 8 लाख नौकरियों का वादा किया था। दिल्ली में हमने बहुत सारी नौकरियां दी। हम तो हर रेगुलरली जॉब फेयर लगाते हैं। जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिल्ली में हुई कहीं नहीं हुई। मुझे छोड़ दीजिए, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिंदुस्तान में कहीं है तो पंजाब में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और उससे भी बड़ी बात यह है, मैं आपको, आज हमारा पंजाब का युवा आइल्ट्स करना चाहता है कि मैं आइलेट्स करूं और पंजाब छोड़ के विदेश में जाऊं, क्योंकि पंजाब में नौकरी नहीं है। सब लोग सिर्फ आइलेट्स करना चाहते हैं क्योंकि यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारा खुशहाल रंगला पंजाब हुआ करता था, हरा भरा पंजाब। उसका रेता से लेकर, रेता बजरी से लेकर बैंकों तक सब कुछ इन नेताओं ने लूट लिया। और रेता चोरी का तो आजकल आपको पता ही है क्या हो रहा है पूरे बिल्कुल, पंजाब। उस पर मैं आती हूँ राघव जी, और युवाओं के दूसरे मुद्दों पर भी आऊंगी। लेकिन चूंकि आपने आम आदमी पार्टी के ग्रोथ की तुलना बीजेपी से की, तो बीजेपी से आजकल आपकी तुलना बहुत हो रही है, और इस लिहाज से भी हो रही है कि अच्छे दिनों का वादा बीजेपी ने किया था और आप आजकल मुफ्त दिनों का वादा कर रहे हैं। ये भी मुफ्त दे देंगे, वो भी मुफ्त दे देंगे, दिल्ली मॉडल, और अब पंजाब में भी आपने कई सारे वादे किए हैं। एक मैं कंप्लीट कर लूं। और अब आपने ये भी कहा है कि महिलाओं को 1000 रुपये अकाउंट में देंगे। देखिए, मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप कैसे इसे पूरा करेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार अगर चाहे तो बजट इस तरीके से मैनेज कर सकती है कि सुविधाएं मुफ्त में दी जाए। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति पंजाब की है, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, अगर मैं गलत नहीं हूं। 2,75,000। हाँ, तो कैसे आखिर आप इसको मैनेज करेंगे, और क्या ये बेहतर तरीका है या फिर एक प्रोडक्टिव जरिया भी हो सकता है रोजगार क्रिएट देखिए, करने? मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, थोड़ा आंकड़ों का समझ रखता हूं। लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब सरकार के सर पर है। बहुत बड़ा कर्जा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में जब हमने सरकार बनाई थी 2015 में, तो हमारा बजट 26-28 हजार करोड़ हुआ करता था। 5 साल के अंदर हमने उस 28,000 करोड़ के बजट को 60,000 करोड़ कर दिया। यानी कि सरकार की आमदनी 28,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दी। ना कोई टैक्स नया लाए, ना कोई वैट रेट बढ़ाए, कुछ नहीं किया। सिर्फ रेवेन्यू लीकेज प्लग करके रेवेन्यू बढ़ा दी। अब दिल्ली तो आधा राज्य है, दिल्ली में तो शक्ति ही नहीं है। पंजाब सूबे में इतना कुछ किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर जगह जगह इल्लीगल, नाजायज रेता माइनिंग होती है, रेता चोरी होती है। वो रेता चोरी अगर अकेले पूरे पंजाब में रेता चोरी बंद हो जाए तो 20,000 करोड़ सालाना, 20,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आएंगे। इस 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ से हम महिलाओं को 1,000 रुपए दे सकते हैं। 2-2.5 हजार करोड़ से लोगों को मुफ्त बिजली दे सकते हैं, लोगों को बढ़िया अस्पताल, बढ़िया शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जहां तक बात है, ये तो मैं आपको सरसरे तौर पे बता रहा हूं। लिखित तौर पे पूरा ब्लूप्रिंट अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया हुआ है कि एक एक चीज की फाइनेंशियल रेवेन्यू कहां से आएगा और उसका फाइनेंशियल आउटले कितना होगा। मैं अंत में इतना कहूंगा कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। इन नेताओं की नियत में खोट है, नियत चोरी करने की है। जब अपने लिए जहाज खरीदना होता है मुख्यमंत्री को तो 4,000 करोड़ आ जाते हैं। महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीना देने के लिए इनके पास पैसे नहीं आते। जब अपने लिए नई लैंड क्रूजर खरीदनी होती है, 5 लैंड क्रूजर मुख्यमंत्री ने खरीदी, अपने लिए खरीदनी होती है, तो लैंड क्रूजर खरीदने की जो 1.5 करोड़ की गाड़ी है एक, उसके लिए पैसा आ जाता है इनके पास। अपने लिए महल और बंगले बनाने के लिए पैसा आ जाता है। हर एमएलए के, लगभग इनके सारे मंत्रियों के बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े इनके शॉपिंग मॉल्स चल रहे हैं पूरे पंजाब में, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने बनाए हुए हैं, उसका पैसा आ जाता है।
लेकिन जब सरकार से जनता को कुछ देना होता है तो कहते हैं सरकार के पास तो खजाना ही नहीं है, हमारा तो खजाना ही खाली हो गया। ये नीयत की बात है, पैसे की बात नहीं है इसमें। ठीक है, चूंकि रेत माफिया की आपने बात की, ये सवाल पूछा गया चन्नी साहब से और उनका कहना है कि उनकी सरकार में और खासतौर से उनके आने के बाद उन्होंने कई स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे रेत माफिया पे लगाम लगी है, लेकिन आप बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में रेत खनन अवैध तरीके से हो रहा है और उन्हें भी आपने अवैध रेत माफिया का हिस्सा बता दिया। ये तो बहुत गंभीर बात है। चन्नी साहब जब मुख्यमंत्री बने आज से 75-80 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि रेत माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेत माफिया का मुख्यमंत्री नहीं हूं। लेकिन लगता तो ऐसे है कि रेत माफिया खुद मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि रेता माफिया मैंने पंजाब में खत्म कर दिया। आज पूरे पंजाब में और मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में, अपने हलके में इल्लीगल नाजायज सैंड माइनिंग चल रही है। मैं खुद आज से 2 दिन पहले जिंदापुर पिंड, जो श्री चमकौर साहब माननीय मुख्यमंत्री मानयोग चन्नी साहब के हलके के अधीन अंडर आता है, वहां गया। वहां जाकर मैंने कैमरे पर, आपके न्यूज चैनल का कैमरा भी था, दिखाया कि कैसे दरिया के किनारे इल्लीगल सैंड माइनिंग चल रही है। और वहां के लोग लगातार मुख्यमंत्री को कहते आए कि मुख्यमंत्री साहब दरिया के किनारे ऐसी माइनिंग मत करो, ये फॉरेस्ट का इलाका है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आता है, यहां कोई रेत माइनिंग नहीं हो सकती। अगर ये पानी का बहाव बढ़ गया तो हमारे 35 पिंड पानी पानी हो जाएंगे, यहां रेत माफिए को हटाओ। लेकिन वहां संरक्षण प्राप्त है रेत माफिया को। फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर श्री चमकौर साहब हल्के का मैं चिट्ठी लाया हूं आपके कार्यक्रम पे दिखाने के लिए। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिट्ठी लिखता है एसडीएम को और कहता है कि जिंदापुर पिंड चमकौर साहब हल्के में इल्लीगल माइनिंग चल रही है। ये जिस जमीन पे माइनिंग चल रही है ये फॉरेस्ट का इलाका है, जंगलात महकमे का है, यहां कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये कैसे यहां रेता माफिया चल रहा है, इसे रोका जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की चिट्ठी लिखने के बाद वहां माइनिंग तो नहीं रुकी, लेकिन अगले ही दिन इस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का तबादला हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया। यह है पंजाब सरकार। और अगर सूबे का मुख्यमंत्री रेत माइनिंग कर रहा है तो यह सूबा कैसे तरक्की करेगा? अगर सूबे के अपने हलके में, मुख्यमंत्री के अपने हलके में सैंड माइनिंग हो रही है तो पंजाब में कहां कहां सैंड माइनिंग हो रही होगी आप सोचिए। इन लोगों ने हमारी जमीन बेच दी, हमारा रेता बेच दिया, हमारी जमीन हमारा खून है, हमारा खून इन लोगों ने बेच दिया। ये जो इल्लीगल सैंड माइनिंग चल रही है, अगर अकेले इसको बंद कर दो तो 20,000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार के खजाने में आएगा। हम उसकी बात करते हैं और हम आएंगे, हम माइनिंग रोकेंगे। एक आदमी है जो पंजाब में नजायज सैंड माइनिंग रेता माफिया पे लगाम लगा सकता है, उसे बंद कर सकता है। उस आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल है। चन्नी साहब का जिक्र आपने किया, चन्नी साहब से और भी कई सवाल हमने पूछे और जो कई आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो भी रखे। उन्होंने सरनेम्स को लेके बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा चाहे वो मजीठिया हो, चाहे वो बादल हो, कैप्टन साहब को भी इंक्लूड कर लिया उसमें, ये एलिट वर्ग है और अभी तक इन्हीं लोगों का वर्चस्व रहा है। यहां तक कि आपके सरनेम का भी जिक्र उन्होंने किया कि चड्डा आते जाते रहते हैं। तो क्या, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। कल पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चन्नी साहब कैमरे पर पत्रकारों के सामने मेरे समाज की, मेरी बिरादरी का, मेरी जात बिरादरी के बारे में आपत्तिजनक चीजें बोलते हैं। उन्हें यह बुरा लगा कि मैं उनके हलके में जाकर जिंदापुर पिंड में एक रेड करके उनकी नजायज माइनिंग को एक्सपोज कर दिया, मैंने रेता माफिया को एक्सपोज कर दिया। उनकी दुश्मनी मुझसे है, आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। आप हमें कुछ बोल लो, हमें गाली दे दो, लेकिन मेरी जात बिरादरी, मेरे समाज को, पूरे खत्री समाज के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक चीजें बोली। मुझे बीते 24 घंटे में मेरे समाज के, पंजाब में जितने खत्री समाज के लोग हैं, जगह जगह से फोन आए, कई शहरों से, कई पिंडों से फोन आए कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, पाजी हम आपके साथ हैं, हम चिंता ना करें, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जो बयान आया। सबने एतराज दर्ज कराया। आपकी दुश्मनी मुझसे है चन्नी साहब, आप मुझे कुछ कहें, आप मेरे समाज को क्यों कहते हैं? मेरी खत्री बिरादरी के बारे में ऐसे बयान देना
पंजाब पंजाबी पंजाबियत के खिलाफ जाता है। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, खत्री समाज से तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जात बिरादरी को क्यों गाली देते हो? पूरा समाज आज आक्रोशित है। मुझे कहो, मुझे गाली दो, मैं सह लूंगा, मैं आपके वाणी के बाण अपनी छाती पे खाऊंगा, लेकिन मेरे खत्री समाज के बारे में चन्नी साहब ऐसा ना बोले। मैं उन्हें विनती करता हूं हाथ जोड़कर। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आप लोग काफी कुछ बुरा भला उनको कहते रहते हैं, नकली केजरीवाल आपने कह दिया, तो वो अपने संघर्ष की बात करते हैं कि वो नीचे से काफी उठे हैं और उन्होंने काफी स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है। वो जब ऑटो चलाने जाते हैं तो आप उनका मजाक उड़ा देते हैं। आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स पंजाब में क्यों हो रही है? देखिए, क्या एक छोटी सी बात, क्या इस वजह से कि कैप्टन साहब जब मुख्यमंत्री थे तो आप लोगों को लग रहा था कि सेफ है अभी जो प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि काफी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, अब चन्नी साहब आ गए हैं, क्या थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाइट मिल रही है? देखिए, जो लोग अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, एक दिन कहते हैं कि मैं टेंट लगाता था, एक दिन मैं ऑटो चलाता था, मैं इतना कहना चाहता हूँ वो लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, लाखों रुपए की पश्मीना शॉल पहनते हैं, उनके जरा आप पर्सनल एसेट्स आप चेक कर लें, उनकी कितनी संसाधन संपत्ति उनके पास है, तो आपको पता लग जाएगा। आप जरा बता कि दीजिए कौन, डिटेल में। मैं नहीं बोल रहा किसी के बारे में, आप खुद देखिएगा कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, एक विषय। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी इकलौती गरीब आदमी की पार्टी है। गरीबों के लिए जितना काम अरविंद केजरीवाल ने मसीहा बनकर किया, शायद ही किसी ने किया हो। सबसे बड़ी बात है कि जो आप ऐलान करो उसे लागू करो। केजरीवाल साहब ने गरीबों के लिए बिजली मुफ्त करी दिल्ली में, ऐलान किया, लागू किया। पानी मुफ्त किया, ऐलान किया, लागू किया। महिलाओं के लिए ट्रैवल बस यात्रा मुफ्त करी, ऐलान किया, लागू किया। ये सारे काम, एजुकेशन शिक्षा को वर्ल्ड क्लास बनाया, ऐलान किया, लागू किया, काम करके दिखाए। पंजाब के अंदर जो नकली केजरीवाल हैं चन्नी साहब, वो जगह जगह घूम के सिर्फ ऐलान करते हैं। मैं कहता हूं वो चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है, ऐलानजीत सिंह चन्नी है। वो सिर्फ ऐलान करते हैं। अब मुझे बताएं, वो कह रहे हैं पंजाब को नकली केजरीवाल पसंद है। मैं बता रहा हूं, अब आप उनके ऐलान सुने। उन्होंने कहा कि गुलाबी सूंडी से हमारे मालवे के कई पिंडों की फसल खराब हो गई। मैं फसल, वो भटिंडा के एक पिंड में गए मालवे में, और कहते हैं कि मैं इस पूरे खेत में जाकर मुआयना कराया हूं, अब मैं सबको कॉम्पनसेशन दूंगा, मुआवजा दूंगा। और फोटो खिंचवाई, वो कैमरे की फौज लेकर चलते हैं, 15-20 कैमरे उनके साथ हमेशा, रात को 2 बजे भी उनके साथ फौज होती है कैमरे की। फोटो खिंचवाने के थोड़े शौकीन है, फोटो खिंचवाते हैं। जिस किसान के साथ फोटो खिंचवाते हैं उसकी होर्डिंग पूरे पंजाब में लगाते हैं। उस किसान बेचारे को आज तक मुआवजा नहीं मिला। कहते हैं मैंने बिजली मुफ्त कर दी। एक बिल दिखाएं जहां 0 बिल आया है किसी का, जहां उसको बिजली माफ हो गई हो। ऐसे न जाने कितने, उन्होंने कहा 5 मरले के प्लॉट में दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को दूंगा। एक दलित समाज से आने वाले आदमी की 5 मरले के प्लॉट की रजिस्ट्री चन्नी साहब मुझे दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं उनको। तो ऐलान तो करते हैं, केजरीवाल जैसे ऐलान करते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब जैसे कामों पे अमल करना, ऐलानों को लागू करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ ऐलान करते हैं। क्यों करते हैं ऐलान? मैं बस आपका 10 सेकंड और लूंगा। चन्नी साहब ने आज से कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी कि मैं 2022 में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं कांग्रेस का सीएम फेस नहीं हूं। यानी कि वो जगह जगह घूमकर जो ऐलान कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो सीएम नहीं है, उन्हें लागू थोड़ी करने हैं इलेक्शंस के बाद ये सारे वादे। तो जब वो ऐलान कर रहे हैं, उन्हें मालूम है इस बात का कि वो सीएम नहीं बनने वाले, तो जो मर्जी ऐलान कर दो। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि अगर आप चन्नी साहब को सीएम नहीं बना रहे, उनको अपना सीएम फेस नहीं बना रहे, तो कौन है कांग्रेस का सीएम? क्या नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे सीएम फेस? आप लोग भी तो काफी देर कर रहे हैं ऐलान करने में, लेकिन अभी देखते हैं मान कौन साहब आए हुए थे हमारे मंच पर, उनसे पूछा गया ये सवाल, क्योंकि कई कार्यक्रमों में हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो भगवंत मान के नारे भी लगे वहां पर उनके समर्थकों के द्वारा। अरविंद केजरीवाल को रोकना भी पड़ा और समझाना भी पड़ा। तो वो तो यही कह रहे हैं कि अगर हमें जिम्मेदारी दी जाएगी तो अच्छी बात है, इतनी देरी क्यों हो रही? देखिए, पार्टी कब, किसको, कहां, कैसे अपना सीएम फेस बनाकर ऐलानेगी, ये पार्टी का इंटरनल डिसीजन होता है, निर्णय होता है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा होता है। चुनाव से 1 साल पहले अगर आप सीएम फेस अपना अनाउंस कर दो तो उसके भी कुछ नफा होता है, नुकसान होता है, और लेट करो उसका भी नफा नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी सही समय पे अपना सीएम फेस ऐलानेगी, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन
जहां मैं अपनी पार्टी के बारे में बता रहा हूं कि हम फेस ऐलानेंगे, हम आपको आपका अगला मुख्यमंत्री पंजाब का कौन होगा उसको नाम ऐलान कर उसको सामने रखकर इलेक्शन लड़ेंगे। और आपने ये भी कह दिया कि वो पंजाब से ही होगा। हाँ, पंजाब से होगा, पंजाबी होगा, पंजाबी बिल्कुल, होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, इंतजार रहेगा इसका। लेकिन चूंकि आप ऐलानों की बात कर रहे थे और चन्नी साहब के तमाम ऐलानों का आपने जिक्र किया, तो फिर बात दिल्ली की भी होती है और बात कोरोना काल की होती है। उस वक्त क्या दिशा थी और क्या दशा थी दिल्ली की, वो हम सबको याद है। तो उस पर भी कई सवाल पूछते हैं आपके विरोधी। उसके बाद यमुना के प्रदूषण की भी बात होती है, जिस पर वादा तो किया गया था लेकिन अभी काफ़ी वक्त लगेगा ऐसा लग रहा है। फिर वहाँ का AQI लेवल, इसकी भी बात होती है। अभी आप लोगों ने ये कहा था कि पंजाब के जो किसान हैं बायो डिकम्पोजर उन्हें मुफ्त दिया जाएगा छिड़काव के लिए, ताकि पराली की समस्या से उन्हें निजात मिले। लेकिन दिल्ली के जो कई किसान हैं उनका ये कहना है, कई रिपोर्ट्स अगर आपने देखी हो, कि एप्लीकेशन डालने के बाद भी, अप्लाई करने के बाद भी बहुत देर से उन्हें सुविधा मिल रही है, रिस्पॉन्स बहुत देर से मिल रहा है। रिस्पॉन्स मतलब यानी कि वो जो आपने वादा किया है कि बायो डिकम्पोजर का छिड़काव होगा, तो वो सुविधा देर से मिल रही है। यानी कि एप्लीकेशन अगर उन्होंने फिल किया है तो काफी देर के बाद उनको वो सुविधा मिल रही है। मैं बता देता हूं आपको। हाँ। केजरीवाल सरकार दिल्ली के हर किसान को मुफ्त में ये बायो डिकम्पोजर स्प्रे मुहैया कराती है। ये स्प्रे मुफ्त में दिया जाता है, किसान से पैसे नहीं लिए जाते। वो किसान अपनी पूरे खेत में उसे छिड़क देता है और जो पराली है वो डिकम्पोज होकर खाद में तब्दील हो जाती है। यानी कि जो फर्टिलिटी है उस पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और पराली से जब किसान मुक्त होना चाहता है उससे मुक्त भी हो जाता है। ये एक तीर से दो निशाने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लगाए। अगर हम लोग इनोवेशन का सहारा लेकर अपने किसानों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं तो और सूबे भी कर सकते हैं। हरियाणा को भी करना चाहिए, पंजाब को भी करना चाहिए। तो दिल्ली में यानी कि अभी तक कितने किसानों को इसका फायदा मिला है, अगर कोई आंकड़ा आप हमारे मंत्री हैं गोपाल राय जी, एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो ये सारा देखते हैं, वो आपको सारे आंकड़े दे देंगे। पंजाब के सारे दिल्ली के सारे किसानों को दिया गया। कोई एक आधा किसान ही होगा शायद जिसको ना मिला, और हर किसान को हमने फ्री में, बिना सरकार ने पैसे लिए, ये पूसा डिकम्पोजर स्प्रे मुहैया कराया। और बाकी जो दो सवाल थे पोल्यूशन को लेकर, देखिए, पोल्यूशन ये समझना पड़ेगा कि एक उत्तर भारत का विषय है, ये कोई दिल्ली स्पेसिफिक या पंजाब स्पेसिफिक नहीं है। वो जो बेचारा किसान पराली जलाने पे मजबूर होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण का सामना तो उसको और उसके परिवार को करना पड़ता है। वो धुआं तो उसी के घर से उठता है। सबसे ज्यादा फेफड़े, लंग्स और रेस्पिरेटरी हेल्थ तो उसके और उसके परिवार की हार्म होती है। तो क्यों आज सरकारें किसान को इंसेंटिवाइज नहीं करती? ये किसान को पीनलाइज करने से इसका हल नहीं निकलेगा। किसान को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। आप पनिशमेंट देकर नहीं, उसे अवार्ड देकर उससे काम करा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, पंजाब में कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर पराली को किसान से खरीद कर उस पराली को कोल में कन्वर्ट करते हैं और उस कोल को फिर एनटीपीसी और बड़े बड़े जो कंपनी हैं जो कोल से बिजली पैदा करती हैं उनको बेचा जाता है। तो यानी कि पराली काटने का किसान को इंसेंटिव मिला, उसको पर एकड़ के हिसाब से पैसा दिया गया कि पराली काटकर हम तुमसे खरीदेंगे, और वो कोयले में तब्दील हुआ। कितनी नौकरियां इससे बनी, कितना रोजगार इससे, बिजनेस इससे उत्पन्न हुआ। किसान को भी फायदा, बिजनेसमैन को भी फायदा। ये तो एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया है, एक आइडिया है। इससे सोचिए आप कितनी क्रांति ला सकते हैं। ऐसे आइडियाज की भंडार है केजरीवाल सरकार के पास। एक बार पंजाब में केजरीवाल सरकार बनेगी तो ये सारी चीजें लागू कर कर किसान की जेब में पैसा भी डालेंगे और वायु प्रदूषण की समस्या भी हल करेंगे। तो आपको लगता है कि पंजाब अपनाएगा इस बार आम आदमी पार्टी को? देखिए, मुझे करीब करीब अब 1 साल होने को आया है जब से मैं पंजाब का ऑफिशियली पार्टी का सह प्रभारी बनाया गया, और मैं पूरे पंजाब में लगभग घूमा, हजारों पिंडों में गया, लोगों से मिला, लाखों लोगों से मिला। मुझे हर जगह एक चीज, एक सेंटिमेंट, लोगों के मन में एक फीलिंग है वो नजर आती है, और वो है कि लोग ये कहते हैं कि हमने इन सारी पार्टियों को देख लिया, इन सारी रिवायती पार्टियों को ट्राई करके देख लिया, सबने धोखा दिया। कैप्टन साहब की कांग्रेस से लेकर बादलों की अकाली दल तक सबने हमें धोखा दिया, और मौका भी सबको दिया, सबने धोखा दिया। एक मौका इस बार अरविंद केजरीवाल को देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया है, विश्वास करते हैं हम इस पर। एक मौका अरविंद केजरीवाल को देकर देंगे। वोट ही तो है ना, जब इन काले चोरों को वोट दे दिया, अब एक वोट
अरविंद केजरीवाल जी को भी दे सकते हैं। अब एक वोट केजरीवाल, एक मौका तो केजरीवाल। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप तो काले अंग्रेज हैं, बाहर से कब्जा करने आ रहे देखिए हैं। काले अंग्रेज कहते हैं। अब पहले कहते हैं कि भाई मैं इनकी तरह इतना अमीर नहीं हूं, ये तो बड़े अमीर लोग हैं। फिर कहते हैं केजरीवाल कमीज सस्ती पहनता है, केजरीवाल का रंग काला है, मेरी जात बिरादरी को, खत्री समाज को गाली देते हैं। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। बहुत शुक्रिया आपका राघव जी। अगर कोई सवाल है ऑडियंस का तो जरूर पूछ सकते हैं। Good evening, one and all present here. I'm Shreya Bhardwaj from Chandigarh University. Sir, काफ़ी सालों से कांग्रेस आ रही है एंड जो मेजर प्रॉब्लम इशू है पंजाब का, माइग्रेशन, उड़ता पंजाब ड्रग के कंटेक्स्ट में सर पुराना हो गया है। अब पंजाब उड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में ही चले जा रहा है। अगर किसी भी यूथ से पूछो तो वो कहते हैं आईलेट्स करके कनाडा या टोरंटो चले जाना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पंजाब में सर। अगर आप आते हैं सत्ता में तो आप ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे जो लोग बाहर ना जाएं और हमारा यूथ यहीं रहे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको फर्क दिखाना चाहता हूं आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में। एक दूसरी पार्टी है पंजाब में, अकाली दल। अकाली दल लोगों से प्रॉमिस कर रही है कि हमें वोट दो और हम आईलेट्स की पढ़ाई करने के लिए आपको स्कॉलरशिप देंगे, कि पैसे देंगे, आईलेट्स करो और पंजाब छोड़कर जाओ। यानी कि उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि पंजाब छोड़ो, इसलिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है और उनकी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, हम आपको जॉब्स भी देंगे और आपको जॉब क्रिएटर भी बनाएंगे। ये दोनों काम करेंगे, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, खेत खलियानों को भी प्रमोट करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये दो विचारधाराओं का फर्क है। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि पंजाब का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आज पंजाबी पूरे दुनिया में मेहनत मजदूरी करता नजर आता है। अगर वो पंजाबी को यहां पर पंजाब में अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कितना काम कर सकता है, पंजाब कितना तरक्की कर सकता है। हम उस विचारधारा पे चलेंगे। हम शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की विचारधारा पे नहीं चलेंगे, जहां बच्चों को आईलेट्स करने के लिए ये लोग पैसे देंगे कि आईलेट्स कराओ और बच्चों को बाहर भेजो। और किसी का सवाल है? नमस्कार सर। सर जैसे कि आप भी एक युवा हैं, तो इस समय जब युवा आम आदमी पार्टी की ओर देखता है तो वो ये सोचता है कि पानी फ्री मिल सकता है, बिजली फ्री मिल सकता है, और ऐसा ही सराहनीय कार्य दिल्ली में किया गया है। तो वो एक आम छात्र ये भी सोचता है कि अगर वो लोन लेकर के शिक्षा ग्रहण कर रहा है आज के महंगे समय में, जब शिक्षा के हालात ऐसे हैं, तो क्या यहाँ पे शिक्षा में लोन लिए गए कर्ज माफ भी हो सकते हैं आपकी सरकार में? हम दिल्ली में एजुकेशन लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे भी और इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी देते हैं, इसी चीज के लिए कि किसी को भी पढ़ाई करनी हो और कर्जा लेना पड़े, उससे इंटरेस्ट ना लिया जाए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट ना ले, सरकार खुद देती है। हमारी जय भीम स्कीम चलती है जहां पर हम दलित समाज से आने, दलित भाईचारे के बच्चों को की स्कीम देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं सारे स्टूडेंट्स को। बड़ी सारी चीजें हम दिल्ली में कर चुके हैं जो हम यहां पे लागू करेंगे। और जो ये फ्री का सवाल आप पूछ रही थी, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि विदेशों में, यूरोप की कई कंट्रीज हैं जहां पर बिजली मुफ्त मिलती है, पानी मुफ्त मिलता है, आपको हेल्थ केयर की सारी फैसिलिटीज, महंगे से महंगा ऑपरेशन मुफ्त मिलता है, ट्रैवलिंग, आपकी बस ट्रेन की जितनी भी आने जाने का सफर है वो सारा फ्री है। वो स्टेट वेलफेयर स्टेट मुहैया कराती है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आदमी को इतनी बिजली, इतना पानी और इतना ट्रैवल चाहिए। विदेशों में हम इसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं। दिल्ली में, पंजाब में ये भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल वाले इसको फ्रीबीज कहते हैं, मुफ्तखोरी कहते हैं। ये मुफ्तखोरी नहीं है। अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदना या महल नहीं बनाना चाहते हम लोग जनता का पैसा जनता पे लुटाना चाहते हैं। ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट है जो अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट करना चाहते हैं पंजाब के लोगों के लिए। और किसी का सवाल है? नमस्कार आपको। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस और आपका एक मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट को। कांग्रेस ने कहा है कि स्किल डेवलप करेंगे और एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, तो आपकी क्या ऐसी स्कीम है कि जैसे आप स्किल्स भी डेवलप करें और एम्प्लॉयमेंट भी पंजाब को मिल सके, पंजाब की यूथ को मिल सके? देखिए कई सारी चीजें हैं, स्किल डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री फिर से
क्रिएट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। दिल्ली में हम ये सारी चीजें करते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा, जिसके अंदर हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए उनको सीड कैपिटल देते हैं कि भाई ये बिजनेस लगाने के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो सरकार देती है आपको, ये 2 लाख रुपए लो और अपना बिजनेस शुरू करो। इसी के साथ साथ हमारे कई ITIs और स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, जिसमें से कई स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की प्लेसमेंट रेट 100% है कि कभी कभी तो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, 120% रिक्वेस्ट आ जाती हैं नौकरी देने के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना जरूरी है, आपको ऐसे स्किल्स देने जरूरी है कि वो स्किल्स रोजगार में तब्दील हो सकें। इन चीजों पे फोकस आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी, जॉब्स भी क्रिएट करेगी, इंडस्ट्री भी लगाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, हम आईलेट्स को प्रमोट नहीं कर रहे कि बच्चों को आईलेट्स करके विदेशों में भेजो। हम चाहते हैं कि पंजाब के लोग पंजाब में इतनी अपॉर्चुनिटीज हो कि वो पंजाब में रह सकें। आगे से मुझे लगता है अगर किसी का सवाल हो तो जरूर लेना चाहिए। हमारे सहयोगी राजन जी बैठे हुए हैं। पांच दरियाओं की धरती है पंजाब, बहुत पानी बहा है, आप लोगों ने भी समय बहुत लगाया है। उम्मीद कितनी कर रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव है और हर पार्टी जीतने का दावा करती है, दावा आप भी करेंगे, लेकिन वो दावा कितने % का है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस बार मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ 100% कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। और उसका कारण यह है कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। एक मौका केजरीवाल नो, जहां जाता हूं मैं यही सुनता हूं, एक मौका झाड़ू नो, एक मौका केजरीवाल। और इस बार पंजाब का चुनाव केजरीवाल वर्सेस ऑल है। ये सारी पार्टियां जो हैं, बीजेपी उसका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, कैप्टन अमरिंदर साहब की पार्टी रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, बसपा का CBI ED का प्रयोग कर कर रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, कांग्रेस पार्टी का चन्नी साहब का जो आधा पंजाब BSF की झोली में डालकर आ गए, उनका भी रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, अकाली दल तो है ही उनका पार्टनर, उसका रिमोट कंट्रोल भी मोदी जी के हाथ में। ये सारी पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इसलिए मैं कहता हूं केजरीवाल वर्सेस ऑल आई इलेक्शन। पास में है नहीं, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है, जो हमारी राज्य की सरकार है, उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के पास है। वो पूरी लड़ाई रिमोट कंट्रोल की है कि रिमोट कंट्रोल इनका है कि हमारा है। एक आरोप ये भी आप पर लग रहा है और आपकी राजनीति को लेकर कुछ लोग राय बना रहे हैं कि अब आप लोग मोदी जी पर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, नाम लेकर के आप लोग मोदी जी को मैं तो टारगेट नहीं आपका करते हैं। नाम लेकर टारगेट कर रहा हूं कि ये सारी पार्टियां मोदी जी चलाते हैं। मोदी जी ने हमारे किसानों के साथ जो बर्ताव किया, शायद ही किसी ने आज तक, किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने इतना बुरा बर्ताव देश के किसान के साथ किया होगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई एक शख्स चुनौती दे सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। इसीलिए बीजेपी सबसे ज्यादा डरती भी अरविंद केजरीवाल से। बीजेपी का फायदा, तो फिर ममता जी के मोर्चे में जाएंगे आप लोग? मैं बता देता हूं, बीजेपी का फायदा है कांग्रेस को जिंदा रखने में, क्योंकि बड़ा आसान है मोदी जी के लिए कि राहुल गांधी को दुश्मन दिखाओ। राघव जी, आपके और ममता जी के विचार बहुत मिलते हैं, क्योंकि वो अभी कह चुकी हैं कि यूपीए एग्जिस्ट नहीं करता, आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के होने में बीजेपी का फायदा है, तो आप लोग साथ आने नहीं, वाले? विचार तो बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग ऐसी बात करते होंगे। जो भी राजनीति की थोड़ी सी समझ रखता है वो समझता है कि कांग्रेस को जिंदा रखने में मोदी जी का सबसे बड़ा फायदा है। कांग्रेस बड़ा आसान है हराना, केजरीवाल को नहीं हरा पाते वो लोग दिल्ली में। 3 बार नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी को हरा दिया, 2013 में, 15 में और 20 के चुनाव में। इसीलिए कांग्रेस उनके लिए एक आसान प्रतिद्वंदी है, आसान विरोधी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से कांपते हैं ये लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों को हराना मुश्किल है। इसीलिए उसी पैटर्न पर आप मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, देखिए- तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई मोनोपोली नहीं है कि खाली वही मंदिर जा सकते हैं। कोई मोनोपोली नहीं है कि खाली वही हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम लोग धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। मैं हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, आज से नहीं जा रहा, सियासत में आने से पहले से जा रहा हूँ। 20 साल से हर मंगलवार जाता हूँ। आज इस हफ्ते भी जो मंगलवार था उस समय भी मैं गया था। पर मैं कैमरे पे फोटो नहीं डालता कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मुझे वोट दे दो। लक्ष्मी पूजा तो करते हैं अरविंद केजरीवाल जी पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हम उसके नाम पर वोट नहीं मांगते,
हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, लेकिन राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। ये लोग भगवान का इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए, जो ठीक नहीं है। हम लोग इन्हें एक्सपोज करते हैं, ये इतना आप जरूर कह सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी भक्ति का आपको फल मिले, आपके काम का आपको फल मिले, जो चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं और युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक युवा नेता। फिर से एक बार तालियां राघव चड्ढा जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा जी, इंडिया न्यूज के मंच पर आने के लिए और हमें समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।